नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और हर खबर से आपको करने खबरदार। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज खबरदार की शुरुआत एक बड़ी खबर से। दरअसल भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन घुस गया है। अर्निया सेक्टर में बॉर्डर पर दिखाई पड़ा है पाकिस्तानी ड्रोन। हालांकि बीएसएफ ने ड्रोन पर 8 राउंड फायरिंग की है। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौट गया ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, अर्निया सेक्टर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इस पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद फायरिंग के चलते ये यहां से वापस लौट गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अर्निया सेक्टर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन का दिखना क्या पाकिस्तान की किसी नई साजिश का हिस्सा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान हाल फिलहाल में कई तरह से कोशिशें कर रहा है, जिसमें कहीं पर सुरंग निकलती है तो कहीं पर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पाकिस्तानी ड्रोन जब आते हैं तो वो हथियारों को यहां पहुंचाने या किसी प्रकार से यहां मौजूद लोगों को, आतंकवादियों को मदद के बहाने पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर जब ये ड्रोन दिखाई पड़ता है तो उस पर हमला होता है, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट जाता है। तो इस बड़ी खबर के बाद खबरदार की शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हम आपको बता दें कि मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग ने एक नया विवाद खड़ा किया है। इसके बाद सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। अब इसी सर्वे को लेकर पिछले 2 दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है। हालांकि अब कल से यह हंगामा नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि 3 दिन तक लगातार होने वाला सर्वे 2 दिनों में ही खत्म हो गया। सर्वे काम पूरा नहीं हो पाया। हिंदू पक्ष आरोप लगा रहा है कि दूसरी तरफ से सर्वे नहीं करने दिया गया, बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया। जिस तरह आज मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हंगामा हुआ, ठीक वैसे ही कल भी सर्वे की टीम को काम करना मुश्किल हो गया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में घुसने या ना घुसने को लेकर जंग कल से चल रही थी। हालांकि मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन सर्वे और वीडियोग्राफी करने पहुंची टीम फिर भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई। अब 9 मई को इस मामले में सुनवाई होने वाली है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि इस मामले में कोर्ट की जो अवहेलना हुई है, उस बात को 9 मई को वो कोर्ट में रखने वाले हैं। पूरा हो गया, कौन सा अभी बाकी है? अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है और अब विवादों में ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी विग्रह की वीडियोग्राफी और सर्वे किए जाने के आदेश का अनुपालन पुलिस बल की भारी मौजूदगी में पूरा हो गया। तो एक बार फिर आज दूसरे दिन सर्वे होगा और हम आपको दिखा दें कि जो वकील कमिश्नर हैं, साथ साथ जो हिंदू पक्ष और दूसरे पक्ष के वकील हैं, सब पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाकायदा भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आज इस वक्त पहुंचे हैं। हालांकि ये मामला अभी अदालत में है, इस पर फैसला आएगा कुछ देर में, लेकिन इस वक्त जो दोनों पक्ष है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कल जब सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो खूब हंगामा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में बवाल ज्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन सर्वे पर काम अटक गया। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई पर संदेह जताते हुए कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, लेकिन आज कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। कल की कमीशन की कार्यवाही जो 2.5 घंटे हुई, उसमें जो कृत्य मौके पर हुआ था पूरा देश देखा है। 2000 के करीब मुस्लिमों को बुलाया गया था आसपास के जिलों से उसको व्यवधानित करने के लिए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण ढंग से दिया गया कि कमीशन की कार्रवाई को रोक दिया जाए और कमिश्नर महोदय को चेंज कर दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद का ताजा विवाद दरअसल 18 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, जब वाराणसी में 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गयी। इससे पहले की परंपरा के मुताबिक इस जगह पर साल में 2 बार ही पूजा होती थी, वो भी नवरात्र की चतुर्थी को पूजा की जाती थी। लेकिन अब इन महिलाओं की मांग है कि परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं के विग्रह की रोजाना पूजा अर्चना में बाधा न आए। कोर्ट में आई इस अपील पर सिविल जज ने परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए और 10 मई को इस पर रिपोर्ट मांगी। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं,
इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। ज्ञानवापी मस्जिद का ताजा विवाद उस पर चल रहे पुराने विवाद से अलग है। दरअसल ये मामला मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर है। जबकि 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस है, उसमें मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाए जाने की बात कही गई है। साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद के अस्तित्व को लेकर कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था। दावा किया गया कि जहां मस्जिद बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है और छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाए जाने की अपील भी की थी। इसके बाद 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर आज तक यथास्थिति बनी हुई है। हालिया विवाद में सर्वे टीम को मस्जिद में अंदर जाने से रोकने के पीछे मुस्लिम पक्ष का तर्क ये है कि देवी देवताओं के विग्रह पश्चिमी दीवार के बाहरी ओर हैं, न कि मस्जिद के अंदर। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तार्किक तौर पर सर्वे बाहरी दीवार से अगल बगल वाली मूर्तियों का होना चाहिए, न कि मस्जिद के अंदर। हालांकि सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर इस केस से जुड़ी हर जगह का सर्वे और वीडियोग्राफी कर रही है। अयोध्या मुद्दे की तरह काशी में ज्ञानवापी मस्जिद भी राजनीति का अखाड़ा बनने की राह पर है। हालांकि अयोध्या में मस्जिद मौजूद थी और मंदिर मौजूद नहीं था, लेकिन इस केस में बात अलग है। यहाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी, फिर भी विवाद की आंच दिखाई दे रही है। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ओवैसी के बयान के बाद कोर्ट का मामला घोर राजनीतिक हो गया। जहां विवाद होगा वहां न्यायालय होगा और न्यायालय जो कहे उसको सबको मानना होगा। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लाठी और पत्थर मत चलाइए, ज्ञान चलाइए, बुद्धि चलाइए, डेटा चलाइए, सत्य चलाइए। और ऐसी स्थिति में जो ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं, वो न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, और जो न्यायालय का विरोध करेगा वो भरेगा। जो तुम्हारी सोच है, सोच लो कि तुम्हारे जैसे नेताओं का हाल क्या होगा। मुसलमानों को भड़काना बंद कर दे, इसमें तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारे लॉस है। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी भी होगी, और मैं चैलेंज करता हूं, मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी, पूर्ण भव्य मंदिर बनेगा काशी में, और उसके बाद मथुरा होगा। ये भी बात मैं खुले शब्दों में ओवैसी को कहना चाहूंगा, रोक सके तो रोक ले। ओबीसी को ये नहीं मालूम है कि अगर वो कार्य हो रहा है उसमें सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, जिला न्यायालय का आदेश है। जिला न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई विभाग अगर सर्वेक्षण कर रहा है तो उसमें किसी को ऐतराज और आपत्ति नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मैटर बनता है, शायद कोर्ट उसको देखेगी। तो ओबीसी जी का जो हमेशा मन रहता है कॉमनाइज डिस्कशन करने का, नफरत फैलाने का, वो ये कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उपजे इस विवाद को उसकी जमीन, अस्तित्व और मंदिर वाले एंगल से जोड़ने की कोशिश है। तो आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा थी और जिस बात पर मुस्लिम पक्ष अड़ा था, यानी कि आज जब सर्वे की टीम, कोर्ट कमिश्नर की टीम अंदर पहुंची और आज उसने जब बैरिकेटिंग के भीतर ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। जब उन्हें रोका गया उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील बाहर आ गए और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आज कोई सर्वे नहीं हुआ और अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अब अंदर जाकर के ही सर्वे होना बचा है। हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर जो टीम सर्वे और वीडियोग्राफी कर रही है उनमें से एक सदस्य से आज तक ने बातचीत की। वीडियोग्राफी करने वाले इस शख्स ने आज तक को यह बताया कि मस्जिद के बाहर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और कल की तरह आज भी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। क्या कुछ इस शख्स ने बताया जो अंदर मौजूद था, वीडियोग्राफी करने गया था? जरा देखिए आज तक संवाददाता से इस बातचीत में। इस मामले में जिन्होंने वीडियोग्राफी करी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है, वाराणसी से हूँ। जी गणेश शर्मा जी, क्या हुआ अंदर कल? पहले बताइए क्या हुआ कल। श्रृंगार गौरी का शूट हुआ था
और आज भी श्रृंगार गौरी और चौहद्दी, पूरे परिसर की चौहद्दी आसपास जो है बाउंड्री एरिया शूट किया गया। अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं मिल पाई, इसलिए अंदर नहीं जा पाए। तो कल प्रयास किया गया अंदर जाने का? हाँ, कल तो काफी गर्मा गर्मी हो गया था अंदर जाने की बात पे। दूसरे पक्ष ने बहुत विरोध किया था कि अंदर नहीं जाने देंगे। और आज फिर जो है प्रशासन, आज दूसरे पक्ष विरोध नहीं कर रहा था और प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई अवरोध भी नहीं था कि अंदर नहीं जाना है, और अंदर जाने के लिए परमिशन भी नहीं मिला। तो प्रशासन भी रोक रहा था। और बताया गया कि 100 के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के आसपास थे। काफी लोग थे। पहले से अंदर थे। तो आपने अभी देखा होगा, खुद क्योंकि वीडियोग्राफ कर रहे हैं, आपने कुछ पाया वहाँ पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियां वगैरह जो भी चीजें? देखिए, कमीशन जाने कमीशन के बारे में सब चीजें क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह हमने देखे हैं, शूट किया मस्जिद के पास, मस्जिद की दीवार पे 100 स्वास्तिक चिन्ह। कितने पुराने लग रहे हैं? ये सर नहीं है, ये तो सर्वे विभाग आएगा। आपका क्या नाम है? आपने भी किया वीडियो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभाग दुबे है। दुबे जी, अंदर क्या हुआ आज बताइए। इन्होंने कल का बताया, आज क्या? आज का भी उन्होंने बताया है। 2 स्वास्तिक दिखे हैं, वो कितने पुराने हैं वो पुरातत्व विभाग डिसाइड करेगा कितना पुराना है वो क्या है। उसमें एडवोकेट कमिश्नर के लिए कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है। अब ये तो इसके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। वो भाई उन्होंने जो है कल जांच में, जब तक बाहर जांच हो रही थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो बैरिकेडिंग के अंदर जाना हुआ, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो निष्पक्ष नहीं है। जब तक वो बाहर कर रहे थे तब तक वो निष्पक्ष थे। तहखाने में जाने का भी प्लान है? अनुमति तो है, लिया गया है अदालत से। उनसे कहा गया वो कुछ खरोच भी रहे थे अंदर, एडवोकेट कमिश्नर इस पर आरोप लगाया मुस्लिम पक्ष ने। सर, अंदर तो आप कुछ ले नहीं जा सकते, और इतना बलशाली कोई भीम के बाद हुआ नहीं कि जो है उंगली से पत्थर छेदा कर दे, उंगली से खरोच दे। कोई भीम होता तो। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट डेट कब है आप लोग को? जब 9 तारीख को शायद सुनवाई है। 9 तारीख का है कुछ। तो यहां पर आप उस व्यक्ति को सुन रहे थे जो वीडियोग्राफी कर रहा था इस मस्जिद के अंदर। हम आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुराने विवाद का पूरा विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े इस नए विवाद, जिसमें श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा किए जाने की बात है, उस पर दोनों पक्षों के दावे क्या क्या हैं। तो ग्राफिक जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस मामले में हिंदू पक्ष रोजाना पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं, और इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने पूरे परिसर के निरीक्षण की मांग की है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति का सत्य प्रमाणित करने के लिए मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, और यही वजह है कि सर्वे टीम बार बार मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रही है। वहीं हम आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें सर्वे से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने से उनकी आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष की माने तो कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्लॉट का जिक्र है वो कहां पर है ये अब तक तय नहीं है। प्लॉट का रेवेन्यू का नक्शा भी कोर्ट में जमा नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। इसी वजह से पिछले 2 दिनों से सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंच तो जा रही है, लेकिन उन्हें मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया जा रहा है। हंगामा हो रहा है, लगातार विवाद हो रहा है। कानूनी पेश की वजह से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी मात्रा में वहां पे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, और जब पूरे परिसर की चौहद्दी ले ली गई, उसके बाद हम एडवोकेट कमिश्नर लोग सारे लोग अंदर जा रहे थे बैरिकेडिंग के, और बैरिकेडिंग के अंदर जाते वक्त वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाए और कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। जब ऑर्डर एक आदमी के सिर्फ रहने का है और उसके बाद आप वहां पे चाहते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, तो ये तो वो कह रहे हैं कैमरे पे कि वो चाहते थे सर्वे हो, पर उन्होंने काम वही किया है कि सर्वे ना हो पाए। हम लोग यहाँ पर आए हैं बस केवल उनको अधिवक्ता कमिश्नर महोदय को और अधिवक्ता वादी को काफी रिसीव कराने, हम कार्रवाई में पार्टिसिपेट करने नहीं आए। क्यों आपने कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है? क्योंकि हमें कमिश्नर साहब की निष्पक्षता पर हमें संदेह था। तो ये संदेह आपने अदालत में नहीं कही? आज भी कही, इसी हमारे एप्लीकेशन पर ऑर्डर हुआ। कमिश्नर को कार्रवाई करने के तो निर्देश है, उसमें कोई मनाही तो है? तो निर्देश है तो मनमाना करेंगे। निर्देश क्या मनमाना कर? बिल्कुल मनमाना कर रहे हैं। तो यहां पर आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को, लेकिन हम आपको बता दें कि असल में जो मामला है ये 1984 में शुरू हुआ था, जब करीब 500 से ज्यादा साधु संत दिल्ली में धर्म संसद करने इकट्ठा हुए। इस धर्म संसद में तय किया गया कि हिंदू पक्ष अयोध्या, उसके अलावा काशी और मथुरा में जो धार्मिक स्थल हैं उन पर अपना दावा करेंगे।
साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर राम रंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में यह तर्क दिया गया कि काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर जो है वो करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके बाद साल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी। याचिका में यह भी कहा गया कि मंदिर की जमीन हिंदू समुदाय को वापस कर दी जाए। इस याचिका में कहा गया ज्ञानवापी के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी प्रार्थना स्थल कानून साल 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है। मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच जाती है। उनकी दलील होती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से इस विवाद पर फैसला नहीं लिया जा सकता। अब करीब 22 साल तक ये मामला लंबित रहा। फिर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से करवाया जाए। केस अभी भी हाईकोर्ट में है। इसका मतलब यह होता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो असली विवाद है वो दरअसल कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट की दलीलों में जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र है उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। हम आपको बता दें कि नरसिम्हा राव की सरकार थी। कानून जो था वो साल 1991 में आया। उस वक्त नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया था। यह कानून क्या था, हम आपको यह भी समझाते हैं। प्रार्थना स्थल कानून, जिसका जिक्र बार बार ओवैसी या बाकी नेता कर रहे हैं, वो क्या है? प्रार्थना स्थल कानून 1991 यह कहता है कि 15 अगस्त साल 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में मौजूद थे वो उसी रूप में रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी या बदलाव नहीं किया जा सकता है। तकरीबन 100 ऐसे मंदिर हैं जिनको लेकर विवाद था। धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए उस वक्त यह फैसला लिया गया था। हालांकि उस दौरान भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली, उमा भारती इसकी खुलकर मुखालफत करते नजर आए थे। इस मामले को, इस कानून को जेपीसी भेजने की बात की थी। लेकिन अयोध्या के मामले में कानून इसलिए भी लागू नहीं हुआ क्योंकि अयोध्या वाला विवाद आजादी से पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर यह लागू नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के मामले में प्रार्थना स्थल कानून लागू ना होने का तर्क यहीं से दिया जा रहा है कि यह मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी हुई है। उधर मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि यहां पर आजादी से पहले ही नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए साल 1991 के कानून के तहत फैसला यहां पर नहीं होना चाहिए। यह पूरा विवाद है और यह वो एक्ट है जिसको लेकर लगातार सवाल जवाब या बहस चल रही है। खैर, हम आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद जिस जमीन पर बनी है उसके मालिकाना हक को लेकर रोज नए नए दावे सामने आ रहे हैं। वाराणसी में रहने वाले व्यास परिवार का यह दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक जो है वो उनके परिवार के पास ही है। पिछले करीब 150 सालों से इस जमीन पर वो पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं और इसके दस्तावेज भी उनके पास है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने उनसे खास बातचीत की। जरा ये बातचीत भी आप सुनिए। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके पास की जो गलियां हैं उन्हीं गली के में एक घर में हम मौजूद हैं और ये जो घर है ये व्यासपीठ के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि काशी विश्वनाथ के भीतर जो व्यासपीठ है जिनका घर ठीक ज्ञानवापी मस्जिद के सामने परिसर में पहले हुआ करता था, अब तो वो बन गया पूरा का पूरा काशी कॉरिडोर। उनका घर भी उसके भीतर आ गया। लेकिन इस परिवार का दावा है कि इनके पास वो दस्तावेज हैं, इनके पास वो मालिकाना हक है जो कि उस पूरे इलाके का है। इनका दावा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ की जमीनें हैं, उसके परिसर के चारों तरफ की जमीनें हैं, वो इनकी जमीन है और साथ साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाने हैं उस पर भी इनका मालिकाना हक है, उसका भी दाखिल खारिज इनके पास है। साथ साथ आज भी वो इसके मालिकान हैं। आज भी वो मस्जिद के नीचे जो तहखाना है, जिसे कहा जाता है कि ये मंदिर का अपभ्रंश है, इसे तोड़ करके बनाया गया, वो भी आज इस परिवार के पास है। तो हम आपको जो दृश्य इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये मैप है ज्ञानवापी एरिया एट बनारस। ये एक मैप का आप दृश्य देखिए जो कि ज्ञानवापी के इलाके का है। हमारे साथ इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जो लॉयर हैं इस व्यास परिवार के, वो मौजूद हैं। बाकी हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। और साथ साथ हमारे साथ जो जितेंद्र नाथ व्यास हैं जो कि इस पीठ के महंत हैं और जिनकी जिम्मेदारी उस पूरे इलाके की रही है, उस पीठ अंदर रहा है। ये बताइए आप
कि आप कैसे दावा करते हैं कि जो ज्ञानवापी परिसर की जमीनें हैं, तहखाना है, वो आपका है? हमारे पूर्वज लोग चले आ रहे हैं, वसीयत लिखा है हम लोगों को उन्होंने, उस आधार पर हम लोग मालिक हैं वहाँ के। क्या क्या है आपके पास जो आप बता सकते हैं कि जिस वजह से आप उसके मालिक? वहाँ की वसीयतें हैं, वहाँ का हर जो है मुकदमे के कागजात है हम लोगों के पास, जो है डिग्री है उसकी पुरानी, जो है जो लड़े हैं यहाँ से लेके आगरा हाई कोर्ट तक हमारे पूर्वज लोग, वो सब डिग्रियां हैं हमारे पास। ये आप लॉयर भी हैं इस व्यास परिवार के, ये बताइए किस आधार पर आप लोग दावा करते हैं कि वो जमीनें आपकी हैं, मालिकाना हक आपका है, और जो मस्जिद की जमीनें हैं जिस पर की मस्जिद है वो आपका है? जी देखिए, सर्वप्रथम ये है कि हमारा जब मकान गिराया गया उस पर हमारे बहुत से दस्तावेज दब गए, परंतु 1857 की रजिस्ट्री हमारे पास है, विल है, और 1874 की हमारे पास विल है, फिर 1968 की हमारे पास बिल है। ये तीनों एक क्रम में ही हैं और सब रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे प्रांगण का हवाला देते हुए, सारे देवी देवता का हवाला देते हुए व्यासपीठ को ही मालिक और व्यास के वारिसानों को ही मालिक घोषित किया गया है। ये दिखा है तहखाना ओन्ड बाय द व्यास, ये पूरा तहखाना हमारा ये पूरा है। ऐसी ये तहखाना क्या मंदिर मस्जिद का परिसर एरिया है? ये परिसर एरिया है पूरा, इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये पूरी लैंड है नीचे की। ये यहाँ पर से आज भी हमारा दरवाजा कायम है। यहाँ पर हमारा कूप है, कुआं है, यहाँ हमारे नंदी जी हैं, बाकायदा यहाँ पर हमारा ये है आने जाने का रास्ता है आज भी। और हम आज भी अपना पूरा सामान रखते हैं, बांस बल्ली पूरा रखते हैं, बाकायदा मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में रखते हैं। और ओनर ये जितेंद्र नाथ व्यास जी खड़े होते हैं, उनकी दस्तखत होती है, तब सामान निकलता है। लोगों को समझने के लिए कि वो क्या मुस्लिम पक्ष ने कभी दावा नहीं किया कि ये उनकी जमीन है, ये उनका मालिकाना हक है? कभी नहीं, कभी नहीं। इस बाबत हमारे और मुस्लिम पक्ष में स्वतंत्रता के बाद से कोई भी आपस में विवाद नहीं भैया। एज इट इज, तुम वहाँ पे थे, हम वहाँ पे थे। जब कभी मस्जिद गिरेगी तो लैंड तो हमारी है ही है, हम इसी आश्रय पे थे, परंतु नया विवाद किसी तरह का पैदा नहीं हुआ आपस में। उन लोगों ने जब 18वीं सदी में और 19वीं सदी में स्वतंत्रता के बाद से कभी हमारे जब मैदान पे आके नमाज पढ़ने लगते रहे, कभी जनाजे की नमाज पढ़ने रहते, उस तरह के तमाम हमारे मुकदमे हैं जो डिसाइड हुए हैं, जो फैसले हैं कि हमारे दीवार में ना आवे, हमारे तरफ जनाजा वगैरह न लेके आवे, हमारी तरफ नमाज न पढ़ें, हमारी तरफ पान वगैरह न थूकें, हमारे पीपल के देवते जो वो सबको हर्ट न करें, इस तरह के तमाम जजमेंट है। ये सारे जजमेंट उस तरह के जजमेंट हैं जो कि आप लोग लड़े हैं पहले? लड़े हैं मुकदमा हम लोग इस मस्जिद के बाद कि और जमीन को बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए इन लोगों से लड़ाई भई है, परंतु प्रॉपर मस्जिद को लेके हमसे उनसे डायरेक्ट कोई दावा अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई सियासत को लेकर, लेकिन खबरदार में हम आपको आत्मनिर्भर भारतीय सेना की एक प्रदर्शनी में लेकर चलेंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में आपको एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियारों और सैन्य उपकरणों देखने को मिलेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने इन्हें जांचा परखा। मेक इन इंडिया सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन पठानकोट में सेना की नॉर्दर्न कमांड की तरफ से किया गया है। इसमें 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों को प्रदर्शित किया, जिन पर 100% मेड इन इंडिया की छाप लगी हुई है। श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। जैसे कि मैशियावेली ने द प्रिंस में बोला था कि कभी भी आप लड़ाई लगाएं तो आर्म्स और एम्युनिशन हमेशा आपका अपना होना चाहिए, किसी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पीछे इस पे दिखाई दे रहा होगा, रक्षा आत्मनिर्भरता पहली, दूसरा तकनीकी नवीनीकरण और तीसरा सैन्य अभियान की चुनौतियां। जिस चीज है वो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रही है, तो आत्मनिर्भरता के ऊपर क्या क्या हमें करना चाहिए वो ये सेमिनार बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय सेना का आत्मनिर्भरता की तरफ सबसे बड़ा कदम इस समय हम आपको दिखाने वाले हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांड किस तरीके से इस आयोजन को सबके सामने लेकर आई और उत्साह देखिए कि लगभग 150 से ज्यादा भारत के ऐसे स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज
जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बातों को दिखाने के लिए। और हम सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टॉल है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये जो वेपन्स हैं वो भारतीय सेना इनका इस्तेमाल करती रही है। ये ग्लॉक हो गया, अलग अलग तरह के पिस्टल्स यहाँ पर हो गए, यहाँ पर AK-47 है, यहाँ पर M5 है, और ये जो आप बता रहे हैं, जो अभी सर देख रहे हैं, ये सबसे नया एंट्रेंट। यस मैम, दैट्स अ रेप्लिका ऑफ 6716 जो अभी रिसेंटली इंडक्ट हुआ इंडियन आर्मी। कुछ इसी तरह की चीजें आपको हर जगह यहाँ पर, अगर मैं सबसे खास चीज पूछूं यहाँ की, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड AK-47 प्रोटेक्शन हेलमेट विद अ 3 mm बैक फेस। नॉर्मली जितने हेलमेट्स होते हैं उनमें 20 mm बैक फेस होता है, बिकॉज आपके सर के ऊपर मोर देन 3 mm बैक फेस में द डैमेज विल हैपन, द गाय विल डाई। इसको नॉर्मल शब्दों में अगर बैक फेस समझाएं। बैक फेस का मतलब होता है कि जब गोली लगती है और अंदर बल्ज बनता है, बिकॉज गोली आके यहाँ रुकेगी, bulge will happen because your head is very next to it, so you will die because of the bulge. So the bulge is maximum allowed is 3 mm. दूसरा because the head is on your neck and it's moving. तो आपका जो सर है, it cannot take more than 25 joules of energy because 2000 से ज्यादा जूल होते हैं जब AK फायर होती है 10 मीटर से, it comes and makes an impact. तो 25 जूल से ऊपर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सर के ऊपर. So this helmet will not transfer that, and this is the only helmet. And more than 1 lakh helmet की requirement इस time Indian Army में आ रही है, and lot of casualties every year happens because the reason is whatever is in service is obsolete. This is 2.7 kilos, but when special forces are going and engaging, they need something like this. But presently they are not equipped with something like this. Special forces के लिए एक तरह से एक गेम चेंजर भी आप इसके समझ सकते हैं। आत्मनिर्भरता किसी भी सशक्त सेना की सबसे बड़ी जरूरत होती है, और भारतीय सेना की ताकत जानते हैं वो ये कि जो सैनिक होते हैं उनके अपने आइडियाज भी बहुत होते हैं, और इसीलिए अगर आप यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स में जाएंगे तो आपको कई वेटरन्स भी मिलेंगे। सब वेटरन भी आप जरूरत समझते थे, और इसीलिए ये एक चीज यहाँ पर किस जरूरत को देखते हुए आपने जब हमारा एक सोल्जर जब ऑपरेशंस में जाता है तो उसको बहुत सारी बैटरीज कैरी करनी पड़ती है टू पावर इज कम्युनिकेशन सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स। तो आज की डेट में क्या है कि जब वो फील्ड में जाता है ऑपरेशंस के लिए तो उसके पास बैटरी चार्ज करने का कोई प्रोविजन नहीं है। उससे क्या होता है, उसको अपना ऑपरेशन कम करना पड़ता है या उसको रिड्यूस करके वापस आना पड़ता है। यहाँ पर क्या लेके जा सकते हैं? तो यहाँ पे ये हमारा एक मैन पोर्टेबल मोबाइल चार्जर है, पोर्टेबल पावर जनरेटिंग सिस्टम है। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट पोर्टेबल जनरेटर है। ये ऑन द मूव चलते हुए ऑन द मूव किसी भी बैटरीज जो वो कैरी कर रहा है उसको वो चार्ज कर सकता है और उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है, एंड्योरेंस दे सकता है। हम लोग पावर बैंक्स की बात करते हैं तो ये कितने पावर बैंक्स का काम कर देता है? अब आप मानिए कि इसको एक बार ये ले जाएगा, ये कम से कम 12 से 16 घंटे ही चलेगा एक कार्ट्रिज से। अगर ये इससे और कार्ट्रिज ऐड कर लेता अपने पास 5-6 कार्ट्रिजेस, समझ लीजिए आप ये इसको 3-4 दिन तक आराम से अपना पावर लेता रहेगा ये। जैसे तकनीक विकसित हो रही है वैसे वैसे नए नए उपकरण आ रहे हैं, बैटरीज का इस्तेमाल होता है। बैटरी का सोल्यूशन कहाँ है तो आपको पिछले स्टॉल पर दिखा, यहाँ पर कैसे वहीं पर बैठा हुआ एक सैनिक पता लगा सकता है कि क्या वहां पर कोई ऐसा तत्व तो नहीं है, कोई ऐसा मिलिटेंट तो छुपा हुआ नहीं है जिसे मार गिराना है। सर, सबसे बड़ी चीज, सबसे अलग चीज क्या शोकेस है? सबसे अलग चीज जो हम यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, एक तो हमने जो भी आर्मी को सप्लाई किया है लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन डिवाइस, विच इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द करंट वन विच इज ऑलरेडी देयर। ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, टाटा का खुद बनाया हुआ है और इसमें कोई भी फॉरेन आत्मनिर्भर भारत का सर, इससे क्या होगा अगर सिंपली समझा सकें? दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इससे हम 20 किलोमीटर डिटेक्शन कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। सो ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय होने वाला है प्रॉब्ली इन अ मंथ टाइम। सो लॉन्ग रेंज की जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज हमको करनी है एनिमी फ्रंट पे, नाइट और डे नाइट बोथ कंडीशन। डिवाइस है आइडेंटिफिकेशन वाली। इससे क्या होता है, मिसफायर, जैसे आपस में मिसफायर हो जाती है ना आपस में, तो मिसफायर नहीं होती है।
तो ये डिवाइस अगर दूसरे बंदे के पास रहती है तो आप जब भी आपको लेके दूसरे की तरफ एम करेंगे तो ये पहले ही आपको अलर्ट देगी, रीड अलर्ट, कि आपको उसकी तरफ फायर नहीं करना है, वो अपना बंदा है। रात के अंधेरे में इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, क्राउडेड इलाकों में इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उससे जो आपस में अगर हाँ, जिसको मिस फायर कहिए, क्रॉस फायर कहिए, गलती से फायर कह दीजिए, उससे आपको बचाएगा। हमेशा एक अलर्ट दिखा दीजिए। ये रेड आपको अपने इस व्यू फाइंडर में कह सकते हैं उसको, इसमें आपको एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करने के बाद दिखाई देगा। जब आप एंगल पे होंगे तो 25 डिग्री पे ही दिखा देगा, ब्लिंक करेगा आपको और सामने वाले को भी। नॉन लाइन ऑफ साइट, अगर दीवार के उधर भी हैं आप तब भी आपको दिखाएगा ये। से बढ़कर एक उत्पाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज ये कि ये स्वदेशी है, स्वदेशी चीजें। अब देखिए कि किसी भी तरह की भूमि पर अगर लैंड करना हो, भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स तो रहेंगे, लेकिन क्या एक पोर्टेबल हेलीपैड हो सकता है? ये सोच अपने आप में बहुत नायाब है और किसी भी तरह की जमीन रहे वहां पर ये लैंड करने के लिए इस मैट का इस्तेमाल हो सकता है। मैम, ये हार्ड सैंड, सॉफ्ट सैंड, स्नो, अर्बन बिल्टअप एरियाज, डिजास्टर रिलीफ, हर जगह ये काम करता है। क्या साइज होगा इसका जब हम लैंड करते हुए, अगर हम एक चिनूक के साथ यहाँ देख रहे हैं? चिनूक का इंडियन आर्मी का मैंडेट 50 मीटर्स बाय 50 मीटर्स है। अदरवाइज द स्मॉलर, फॉर स्मॉलर हेलीकॉप्टर्स वी कैन डू 25 मीटर्स बाय 25 मीटर्स। कहीं पर भी लगा दिया, लैंड करके। पोर्टेबल हेलीपैड। अब जहां तक आपकी सोच जाती है वहां से आपके सामने उत्पाद भी आते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इसको समझिए किस चीज से प्रोटेक्शन है। ये बेसिकली वी मैन्युफैक्चर काउंटर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। काउंटर एक्सप्लोसिव है? टिल नाउ अभी तक हम लोग ये फॉरेन से, यूएस और यूके से ये प्रोडक्ट्स आया करती थी। हमने आत्मनिर्भर के अंडर जो है मेक इन इंडिया विद, ये क्या करेगा मैम? ये जो है अप टू 10 kg एक्सप्लोसिव को कंटेन करेगा। तो ये डिटोनेट करने के लिए ना? सपोज आपको कोई भी बॉम्ब किसी भी प्लेस पे मिलता है, यू जस्ट पिक दैट बॉम्ब और उसे उठा के इसके अंदर आप डालिए और आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं सेफली। सराउंडिंग्स को कोई जो है इंजरी और वो नहीं होगी। और आजकल के समय में इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। मेक इन इंडिया हथियारों और सैन्य उपकरणों की जो प्रदर्शनी आपने अभी देखी, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते भारत की सिर्फ एक झलक भर है। हम आपको बता दें कि भारत अब इसी तैयारी में है कि उसे कोई भी हथियार या रक्षा उपकरण और तकनीक विदेशों से न खरीदनी पड़े और इस दिशा में भारत सरकार पहले ही कई बड़े कदम उठा चुकी है। मसलन करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय रक्षा कंपनियों का उत्पादन 79,071 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 84,643 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय सेना ने स्वदेशी कंपनियों के साथ 40,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और इस बार के सैन्य बजट में नए सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 1,52,000 रुपए का प्रावधान है। इसमें से 68% बजट जो है वो स्वदेशी कंपनियों से सैन्य खरीदारी के लिए तय किया गया है। उधर केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त करवाना चाहती है और यही वजह है कि स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर पूरा जोर भारत सरकार लगा रही है। हम आपको बता दें कि सेना में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत जून 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को 180 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और इसमें कुल कीमत जो थी वो 198 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने टारगेट तय किया है कि 2024 तक एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर का टर्नओवर जो है वो 1,75,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने डिफेंस प्रोजेक्ट को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। पहला जो है वो है मेक वन प्रोजेक्ट।
इसके तहत 90% फंडिंग जो है वो सरकार की जाएगी। जो दूसरा है वो है मेक टू प्रोजेक्ट। इसमें सरकारी फंडिंग तो नहीं होगी, लेकिन इसमें सैन्य उपकरण और सिस्टम के प्रोटोटाइप विकसित करने जैसे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। और तीसरा जो है मेक 3 प्रोजेक्ट, इसमें जिन भारतीय कंपनियां विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, उनका उत्पादों का वो यहां निर्माण करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो भविष्य में तीनों सेनाओं को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन्स आदि आदि जितने भी सामान होते हैं रक्षा से जुड़े, वो सारे मिलते रहेंगे। अब हम आपको मेक इन इंडिया आर्मी रोबोट से मिलवाते हैं, जिनकी भारतीय सेना में भर्ती भी शुरू हो गई है। यह खबर जरा गौर से देखिए। की आवश्यकता हो सकती है, क्या भारतीय सेना में रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है और किस प्रकार हो सकता है। ये जो रोबोट है जो इस समय हमारी तरफ देख रहा है, ये केवल देख नहीं रहा है बल्कि इसे ऐसा करने के लिए ट्रेन भी किया गया। इसका नाम है स्वह, जिसका मतलब होता है मैं। वो जो एक सूट पहने हुए हैं, अगर आप सब स्ट्रेट खड़े हो जाएं, ये एक होलो सूट कहलाता है और इसके जरिए जो चीजें वो करते हैं वो इसे उसी तरह की चीजें करने के लिए धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको, भारतीय सेना की तरफ से भी अवार्ड मिला है और स्टार्टअप के तौर पर देश में भी। Yes, sir. So we have won the National Startup Award and also we have won Most Innovative Startup Award from the Indian Army. This has already passed the trials and it is being used to train the Indian Army across various terrains. Indian Army में एक रोबोट का क्या इस्तेमाल हो सकता है? इंडियन आर्मी में ऐसे रोबोट का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मान लो माइन डिटेक्शन होगा या बॉम्ब डिस्पोजल होगा या हॉस्टेज रेस्क्यू में इट कैन फर्स्ट गो इनटू द रूम एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ द फायर, क्योंकि ह्यूमंस का वी कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो उस सूट के जरिए यहाँ पर स्वह सीख रहा है इसे, और ये भी आत्मनिर्भर बन रहा है वो। एब्सोल्युटली। तो इस तरह के रोबोट्स क्या आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता के लिहाज से उस ओर अपना कदम उठा दिया। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, उधमपुर, आज तक। मेक इन इंडिया हथियारों और सैन्य उपकरणों को लेकर यह प्रदर्शनी भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने आयोजित की थी और इसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से आज तक ने खास बातचीत की। भारतीय सेना में आत्मनिर्भर भारत की जरूरत और सीमा पर दुश्मन देशों की हरकत पर उनकी राय हमने जानने की कोशिश की। ये बातचीत भी आप देखिए। सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है नॉर्दर्न कमांड, विजन आपका क्या है नॉर्दर्न कमांड? देखिए, सबसे पहला विजन ये है कि हमें अपनी बॉर्डर सुरक्षित लगनी है और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनमें मैं भागीदार बनूं और उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर सकूं। सर, यहाँ पर ये बहुत एंथुजियास्टिक रिस्पांस दिख रहा है, देश भर से आए हैं मैन्युफैक्चरर और समझ नहीं आता किस चीज को हाईलाइट करें किसको नहीं, और उसमें वेटरन्स के दिमाग भी साथ में लगे हुए हैं। ये मेक इन इंडिया की एक क्रांति के तौर पर। जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ उस मेक इन इंडिया से। जैसे कि मैशावेली ने द प्रिंस में बोला था कि कभी भी आप लड़ाई लगाएं तो आर्म्स और एम्युनिशन हमेशा आपका अपना होना चाहिए, किसी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देश के लोग बाहर आए हैं, हमारे साथ मिलजुल के आत्मनिर्भरता को एक बढ़ावा देना चाहते हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं हमको कि कल अगर हम लड़ाई में जाएंगे तो हमें सारी चीज भारतीय प्रोवाइड होगी। 2.5 मोर्चों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन मैं उस आधे मोर्चे की बात करती हूँ जिसको टैकल तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन क्या आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं वो कम आतंक की तरफ जा रहे हैं, वो उस नैरेटिव में नहीं फंस रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में आना चाहिए? देखिए, इसको हम बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि इसमें जिस तरह से आर्मी इन्वॉल्व है उसी प्रकार से हमारे जो बाकी लोग हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एनजीओज हों या पॉपुलेशन खुद,
जब तक आम जनता जो चाहेगी फाइनली वही होगा। एंड मैं ये पूरे फक्र के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनता जो आज चाहती है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, उन्नति चाहती है। लॉन्च पैड्स पे बैठे आतंकी तो वो नहीं चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बैठे हुए हैं आतंकवादी वो ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मैंने पिछली बार भी बोला है कि अगर वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कफन और कब्र दोनों तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।